नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं। अब मामला लंबा चल रहा है किसानों वाला, तो इसकी तह में जाना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं और ये आरोप स्वयं किसान लगा रहे हैं कि ये जो मौजूदा किसान बिल, कृषि बिल 3 लाए गए हैं, ये तीनों बिल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। ऐसे यकीन तो नहीं होता कि कोई सरकार इस हद तक अपनी दोस्ती निभाएगी। हम मोदी जी की अडानी से दोस्ती पुरानी है, उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जिसमें चार्टर्ड प्लेन में मोदी जी, अडानी और एक कोई और उस चार्टर्ड प्लेन में अंदर से बेड की भी तस्वीरें हैं जिसमें मोदी जी रजाई के अंदर कोई कपड़ा ओढ़ के बैठे हुए हैं और अडानी जी उस प्लेन के अंदर अपने एक और मित्र के साथ कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। यानी वो फोटो किसी ने चुपके से नहीं ली, अडानी जी कैमरे की ओर देख रहे हैं। दोस्ती पुरानी है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कच्छ में बहुत सारी जगह, बहुत बड़ी जगह, 1 रुपए फुट या गज, मुझे ठीक से याद नहीं है, इस भाव पे उनको दी थी। हालांकि उस जमीन में बहुत काम होना था। अडानी ने हिम्मत की, मोदी जी ने दोस्ती निभाई और उन्होंने वो जगह बिल्कुल 1 रुपए गज या 1 रुपए फुट, मुझे आज ठीक से याद नहीं है, उन्होंने वो जगह उनको दे दी थी, जिसको उन्होंने डेवलप किया। जो दलदल वाली मार्शी जगह थी, उस जगह को उन्होंने उद्योग लगाने लायक बना दिया। ये उनका कार्यकुशलता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि मोदी जी और अडानी जी मित्र हैं। और 2014 का जो चुनाव पूरा था, उससे पहले 2014 के चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव, जिस वक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था, उस वक्त वो गौतम अडानी के ही जहाजों का और हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे। वो मीडिया में कई बार दिखाए गए, जिसका प्रतिवाद ना तो कभी गौतम अडानी ने किया, ना कभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी मैंने आपको दोस्ती के कई प्रमाण दे दिए। अब इस दोस्ती के बदले ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी माइंस, जिसके लिए वहां के जो लोकल अबोर्जिनीज हैं, कोल माइंस, वो वाला आंदोलन चला। मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। लंबा आंदोलन चला, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की बात भी थी, फिर उसके पर्यावरण क्लियरेंस की बात थी। अब यहां मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में कोई लॉबिंग की या स्टेट बैंक को कहीं उन्होंने इसके लिए प्रभावित करने की कोशिश की, ये मैं नहीं जानता। मगर जो मौजूदा किसान आंदोलन है, उसके मामले में मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो दस्तावेज है मई के महीने का, इसी वर्ष मई के महीने का, तब का, जब ये न तो किसान बिल का जिक्र था, ना इसका अध्यादेश आया था। अध्यादेश इसका जून में आया और 2-2.5 महीने के बाद इसको लोकसभा से बगैर मत विभाजन किए ध्वनि मत से पास करा लिया गया। तो मई का वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि गौतम अडानी को या अडानी ग्रुप को ये ऐसा बिल आने वाला है, किसान बिल आने वाला है, इसकी जानकारी मई में ही थी। उस कंपनी का नाम है अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स पानीपत लिमिटेड। और
उस कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में पानीपत के गांव में, पानीपत के पास में ही कुछ जमीन ले ली और उस जमीन का लैंड यूज चेंज करवाया, और लैंड यूज चेंज करा के उसकी जो रिक्वायर्ड फीस थी वो फीस जमा की, और फीस जमा करके वहां पर उसको उसका लैंड यूज जो संभवतः एग्रीकल्चर था उसको बदलवा के, और उसमें एक एग्रो गोडाउन का, यानी साफ साफ लिखा है कि ऐसा गोदाम जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी किसानों के द्वारा पैदा की गई वो तमाम फसल, उसका भंडारण किया जा सके। ये मई की बात है, मई 2020 में। उसमें कोई उन्होंने गड़बड़ नहीं की, वहां उन्होंने उसकी पूरी फीस जमा की, और फीस जमा करके उसका लैंड यूज उन्होंने उसका चेंज करवा लिया। उसमें जो सामान्य शर्तें होती हैं वो सभी शर्तों का पालन उन्होंने किया, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही। पर सवाल ये है कि गौतम अडानी को ये बात कैसे मालूम थी कि ऐसा कोई कानून आने वाला है जिसमें कृषि उत्पादों का, किसानों द्वारा पैदा की गई वस्तुओं का भंडारण बहुत बड़ी तादाद में करने से मुनाफा होगा। जाहिर है अडानी हाउस अहमदाबाद के पते पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है। अब अडानी साहब उसमें अगर अहमदाबाद में बैठ करके उस कंपनी को रजिस्टर्ड करा रहे हैं और पानीपत में जमीन खरीद रहे हैं और उसमें गोडाउन, एग्रो गोडाउन, ये एग्रो गोडाउन वर्ड मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। ये एग्रो गोडाउन जो है ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी तरफ से उनको इस नाम से परमिशन दी गई है कि इस भूमि में जो संभवतः 35 एकड़ है, इतनी जमीन है, यानी कि एक विशाल गोडाउन वो वहां पर बनाएंगे। इसकी अनुमति, इसकी कानूनी प्रक्रिया, इसकी व्यापारिक गतिविधियों की बुनियाद गौतम अडानी साहब ने मई के महीने में डाल दी। यानी उनको मालूम था कि एक ऐसा कानून इस देश में आने वाला है जो कृषि उपज है उस पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो एक बैन है कि इस तादाद से ज्यादा आप किसी भी कृषि उत्पाद को लंबे समय तक गोडाउन में नहीं रख सकते, उसे रखना एक अपराध था। तो उन्हें ये बात मालूम थी कि अब ये अपराध की श्रेणी में नहीं रहेगा। जो जमाखोरी जिसकी परिभाषा थी, उस जमाखोरी को बदलकर अब भंडारण शब्द कह दिया जाएगा, स्टॉकिंग। यानी या तो ये प्रपोजल अडानी साहब का था और अंबानी साहब का था, मुकेश अंबानी जी का, क्योंकि उन्होंने भी इस दौरान यही काम किए। तो मैंने आपको यह बताया कि गौतम अडानी जी ने, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये कानून, कृषि उपज कानून आने से पहले, इसमें नियमों के बदलाव से पहले तैयारी शुरू कर दी थी। अब ये उनको कैसे पता लगा? जब नोटबंदी हुई तब भी ये कहा गया था कि बहुत सारे मोदी जी के उद्योगपति मित्रों ने 5-7 दिन पहले ही सब जो पैसे का मैनेजमेंट था, नोट्स का मैनेजमेंट था, करेंसी नोट्स का मैनेजमेंट था, जो नोट बंद होने वाले थे उनका मैनेजमेंट कर लिया था। मगर उस वक्त हमने इसको नहीं माना, और मैं तो शायद हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति था या पहले 100 व्यक्तियों में रहूंगा जिसने मोदी जी को गेम चेंजर कह करके बधाई दी थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी
कि इससे काला धन समाप्त होगा, मगर क्या हुआ उस पर आज जाने की जरूरत नहीं है, आज विषय दूसरा है। तो बार बार एक ही इंडस्ट्री ग्रुप को क्यों फायदा होता है? और ये आरोप मैं केवल लगा नहीं रहा, ये उनके आंकड़ों से सिद्ध भी हो रहा है कि इंडस्ट्री में कितना स्लंप आया हो, जीएसटी की हड़ताल हुई हो या कोरोना के समय फैक्ट्रियां बंद रही हों, उनके मुनाफे बढ़ते चले गए। और आज हमारे ये दोनों सितारे, ये आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा कमाई वाले हिंदुस्तानी हो चुके हैं। इस पर हमें गर्व है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं आप दुनिया के 100 बड़े लोगों में भी हिंदुस्तान के लोग हों, लेकिन किसानों की उपेक्षा करके, किसानों को सड़क पर बैठा करके अगर ये अमीर बनेंगे, अगर इनकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की कीमत पर, किसानों के सुख और चैन की कीमत पर, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप जो सही तरीके हैं उनको अपनाइए। आपके पास, आपकी तो मोनोपोली पहले से ही है। अब पता नहीं किस वजह से आपने अपना कोयला वहां रिजर्व कर लिया। एक समय आने वाला है अडानी साहब, जब आप अपना आपका कोयला पूरी दुनिया में एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी है, जो बिजली, जो थर्मल पावर स्टेशन से, टीपीएस से पैदा होगी, उसके आप बादशाह होंगे, क्योंकि कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपके पास है। और आपके पास ऑस्ट्रेलिया में चारों तरफ से समुद्र लगा हुआ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में सप्लाई करने वाले, आप सबसे बड़े उद्योगपति बनने वाले हो, सबसे बड़े खान मालिक बनने वाले हो। आपसे ज्यादा कोयला अगर किसी के पास है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में अब आप मालिक हो गए। इसलिए अडानी की खान से बड़ा अगर कोई खान इस दुनिया में है कोयले की, वो है मंगोलिया में। लेकिन मंगोलिया लैंड लॉक्ड है। मंगोलिया के पास उसको बाहर ले जाने का रास्ता नहीं है, उसके पास सी नहीं है। मंगोलिया अगर समुद्र से जुड़ा होता तो इस वक्त मंगोलिया और भारत में बड़ी भारी दोस्ती हो रही होती, क्योंकि आप तो जानते हो, आपका तो प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं, मगर वहां आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोयला निकाला नहीं जा सकता, वो तो देर सवेर चाइना के हाथ लगेगा। फिर विषय पर लौट करके आते हैं। एक सवाल मैं जनता के बीच में ये छोड़ रहा हूं आज, कि अडानी साहब को ये कैसे पता लग गया कि अब भंडारण के नियम बदलने वाले, यानी या तो उन्होंने सलाह दी कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, या हमारी सरकार के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, हमारी सरकार में मोदी जी से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, अब पता नहीं ये कैसे करके ये अडानी जी तक पहुंची, ये भी आपको ही तय करना। मैं इस पर कोई आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अडानी जी को ये मालूम था, इस पर हमें आपत्ति है। भारत सरकार की योजनाएं क्रियान्वित होने से पहले लीक हो रही है, और कुछ घरानों के पक्ष में लीक हो रही हैं। जिस तरह से आज अडानी जी कोयले के बादशाह बन गए, ऐसे ही अंबानी साहब भी बने हुए हैं। कितने ही ओएनजीसी के अधिकारी, जो हिंदुस्तान की जमीन के नीचे तेल के भंडार खोजने में जिनकी भूमिका थी, वो रिटायरमेंट के बाद रिलायंस की सेवाओं में आ गए। तो क्या आप आंकड़े लेकर के गए थे ओएनजीसी के? और वो आंकड़े लेकर के पहले तो कावेरी बेसिन का बड़ा भाग हमारे अंबानी साहब ने खरीद लिया, और खरीदने के बाद वहां तेल भी ढूंढ के बता दिया, लेकिन उन सबको रिजर्व रखा हुआ है। यानी आपने अपनी अगली पीढ़ी और उससे भी अगली पीढ़ी, लेकिन आपने अपने पोते का और पोते के पोतों का इंतजाम आपने पहले से कर दिया। ये आपकी, इसमें ये आपकी चालाकी है। इसमें मैं खाली नरेंद्र मोदी जी को नहीं मैं कहता कि कहीं उनका आपने लाभ उठाया, आप तो लाभ उठाना जानते हो।
आपने इससे पहले की जो सरकारें थी, जो कांग्रेस की सरकारें थी, वहां से भी आपने ये फायदा उठाया। चुनाव का खर्चा तो सबको चाहिए ना, और आप दिल खोल के खर्च करते हो, हमने ऐसा सुना है। तो कुछ तो डील हुई होगी ना, कुछ तो डील हुई होगी। ये इस देश में चल रहा है। और मैंने क्योंकि इसके साथ साथ अभी यहाँ अंबानी जी का नाम भी लिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज बहुत संक्षेप में आपको फिर बता देता हूं कि जिस वक्त गौतम अडानी जी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे देश भर में, ये तो पानीपत तो मैंने आपको एक बताया, एक उदाहरण बताया, ऐसी न जाने कितनी कंपनियां और कितने गोदाम पूरे हिंदुस्तान भर में इन कंपनियों ने बनाए होंगे। और ठीक उससे पहले जब ये नियम में बदलाव होने वाला है, यानी अब खरीद पे कोई उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी खरीदो, उसको स्टॉक करके रखो, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करो, भाव बढ़ाओ, और जब भाव बढ़ जाए तो बेचो। ये बहुत बढ़िया तरीका है। किसान के खेत से माल बाजार में ना पहुंचे, बाजार सीधा सीधा गोदामों में पहुंच जाए। गोदाम आपके पास है, उसे आप कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं, उसे आप नॉर्मल गोडाउन भी बना सकते हैं, और जैसा आप बनाएंगे वैसा उसका इस्तेमाल करेंगे। अंबानी जी उसी दौरान, मुकेश अंबानी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में वो एग्रीमेंट कर रहे थे। वो अंबानी जी के सारे एग्रीमेंट, उनकी कंपनी के सारे एग्रीमेंट, और अडानी साहब आपकी सारी तैयारी, ये कानून आने से 2-2 महीने पहले क्यों हुई, क्यों आपने करी, क्यों आपने रिटेल के व्यापार में जाने से पहले, आपने नियमों के बदलाव से पहले आपने हिंदुस्तान की सारी बड़ी कंपनीज, जो बड़ी चेन थी, वो आपने क्यों खरीद ली। तो आज मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, और आपके कमेंट्स मैं इस पर आमंत्रित करना चाहता हूं। इस पर विचार कीजिएगा, गहराई से विचार कीजिएगा कि जब ये कहा जाता है कि ये योजनाएं हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए बन रही हैं, इंटरनेट इसलिए बनाया जा रहा है कि हर स्कूल में बच्चे पढ़ सके, तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है या नहीं होता, ये आपको तय करना है। हमारा काम आपके सामने तथ्य लाना है। मैंने जितनी तथ्य आपको आज बताए, ये सारे के सारे प्रमाणित हैं मेरे पास, मेरी फाइल में इनकी कॉपीज रखी हुई हैं, और ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें मौजूद हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप स्वयं भी इंटरनेट को अभी जा करके वहां इन चीजों को देख सकते हो, गूगल पर आप देख सकते हो, ये सब वहां मौजूद है। तो मेरी जो आज जिम्मेदारी थी आप तक ये सारी बातें पहुंचाने की, मैंने आप तक पहुंचाई। मेरी ये जानकारी जो मैंने आपको दी है आज, पर्दे के पीछे का खेल, ये मैंने आपको आज बताया, और इस पर मनन करिए, इस पर चिंतन करिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगी और आपको लगा कि मैं कहीं सही बोल रहा हूं, तो मुझे अपना समर्थन दीजिए। मेरे इस YouTube वीडियो पर अधिक से अधिक आप लाइक करिए, उसको शेयर करिए, उस पर कमेंट्स करिए, और हमेशा की तरह से उसको सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिए। आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़ने के लिए एक बार फिर से आभार। नमस्कार।